सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, आज का जलसा इंतखाबी है और इंतखाबी मैदान में कई जमातें, कई उम्मीदवार हैं और वो यही कहते हैं कि हम अच्छे, हमारी पार्टी अच्छी, आप हमारे हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। एहलियाना ने हाफिज बाबा नगर आज इंतखाबात में कई जमातों में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है और मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से आपके दरमियान में खड़ा हूं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार की हैसियत से आपसे मुखातिब हूं। और यह लाजिम है कि आप सोचेंगे कि जब इतनी सियासी जमातें हैं तो फिर हम अपना वोट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में क्यों इस्तेमाल करें। यह सवाल हर इंसान के जहन में आएगा। तो मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई पहली मर्तबा इंतखाबात में आपके दरमियान में नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 56 बरस की अपनी एक तारीख रखती है और 56 बरस से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है, आपके मसाइल पर आवाज उठा रही है, आपकी नाइंसाफी पर इख्तिदार से और हुकूमत से लड़ रही है, तो आपके हक के लिए जिद्दोजहद कर रही है, तो आपकी आवाज बनकर हर आपके खिलाफ आने वाली आवाजों से मुकाबला कर रही है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन न सिर्फ हक व इंसाफ व आवाज व इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद करती है, लड़ती है, बल्कि इसके अलावा आपके वोट को हासिल कर कर आपके इत्तेहाद के जरिए आपके सिर्फ बल्दी बरखी आबरसानी के मसाइल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके वोट के जरिए ऐवानों में सिर्फ मुंतखब होकर खामोश नहीं बैठती, बल्कि ऐवानों में आपके मसाइल पर नुमाइंदगी करती है, आपकी आवाज बनती है और आपके दुख तकलीफ की तर्जुमानी करती है ऐवानों में। और इसके साथ साथ आपके वोट के जरिए आपकी शिनाख्त की हिफाजत करती है, तो आपके जानो माल की भी हिफाजत करती है, आपके रोशन मुस्तकबिल की फिक्र करती है, तो आपके आने वाले नस्ल के लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी और मौकों की फराहमी के लिए जिद्दोजहद भी करती है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है कि जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस के पास अपना कोई सियासी दफ्तर भी नहीं था, बैठने को मुकाम भी नहीं था। मजलिस के जलसों में
कोई सुनने वाला भी नहीं होता था, मजलिस के स्टेज पर बैठने वाले भी नहीं होते थे और मजलिस के जलसों में लाइट देने वाले भी नहीं होते थे। और ऐसे इन हालात में मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। यहां नौजवान है, इसलिए मजलिस की तारीख को बयान करना जरूरी समझता हूं। बुजुर्ग वाकिफ है, लेकिन ये नौजवान मजलिस की तारीख से वाकिफ नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने ऐसे वक्त में अपने जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इस्मतें लुट रही थी, आबरू लुट रही थी, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थी और हमारे पास सिर्फ खौफ था, मायूसी थी और अंधेरा व तारीकी थी। मेरी मुराद पुलिस एक्शन के उस भयानक दौर से है कि पुलिस एक्शन के नाम पर सरजमीन दखन के जमीन को हमारे खून से रंग दिया गया था, भिगो दिया गया था और हर जगह हमारी लाशें थी तो हर बस्तियां हमारी जल रही थी। लोग गांव को छोड़कर शहर का रुख कर रहे थे। ऐसे हालात थे। नौजवानों, तुम नहीं जानते, हमारी जागीरें लुट चुकी थी, हमारे मनसब लुट चुके थे, हमारे इनाम के जमीनात लुट चुके थे, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। और ये बेगम बाजार जो शहर में है, बेगम बाजार से अगर कोई एक मुसलमान सर पे टोपी पहन के जाता तो बेगम बाजार के लोग उसके टोपी को उंगलियों पे उछाला करते। ऐसे हालात थे। उन हालात में जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस को जिंदा किया, मजलिस का अहिया किया, तो मजलिस के अहिया करने की सजा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में, चंचलगुड़े की जेल में रखा गया। 11.5 महीने जेल में थे। घर की लाइट काट दी गई, पानी काट दिया गया, खाते मुंजमद कर दिए गए। ऐसी तकलीफें दी गई कि जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने खासिदों को भिजाते थे और बोलते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी से दस्तखत करा दो इस कागज पे। और उस कागज पे क्या लिखा था कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सियासी जमात नहीं रहेगी, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, इलेक्शन नहीं लड़ेगी और मुसलमानों के हक के लिए नहीं लड़ेगी, बाकी सब काम कर सकती है। अगर ये लिख के दे दो तो अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल से छोड़ देंगे। 11.5 महीने जेल में रहे, लेकिन हुकूमत के उस कागज पे दस्तखत नहीं करे और बार बार यही बोलते रहे कि 11 महीने क्या, तुम 11 साल या जिंदगी भर मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं मुसलमानों को जिंदा लाश नहीं बनाऊंगा, मजलिस को गैर सियासी जमात नहीं बनाऊंगा। ये जिद्दोजहद की, ये मेहनत की। उसके बाद 11.5 महीने जेल के बाद जब जेल में गए तो सालार को सदर बना कर गए। 11.5 महीने की रिहाई के बाद मजलिस के जलसे होते थे। मजलिस के जलसों में लोग आहिस्ता आहिस्ता आते गए, कारवां बनता गया और 1970 के दहे में दारुस्सलाम हासिल हुआ। दारुस्सलाम पहले मजलिस का था हिंदुस्तान की आजादी से पहले, लेकिन वो मजलिस खत्म हो गई, वो मजलिस बंद हो गई। वो मजलिस पूरी की पूरी जेल में डालकर और उस वक्त के मजलिस के लोगों को शहर बदर नहीं, इस मुल्क से निकाल दिया गया। 48 घंटे में हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। फायर ब्रिगेड का दफ्तर था,
दारुस्सलाम लिए, हासिल करे और फिर दारुस्सलाम का किराया हासिल किया, बकाया लिया, इंटरेस्ट लिया और फिर दारुस्सलाम के मलगिया बनाए। आज लोग बोलते हैं कि मजलिस क्या करी। अरे आप नहीं जानते, कभी काचीगुड़े का फिसाद, बुजुर्गों को याद होगा, काचीगुड़ा निमोली अड्डे का फिसाद, भयानक फिसाद, रमीदाबी का फिसाद, भयानक फिसाद, सब्जी मंडी का फिसाद, भयानक फिसाद, गौनीपुरे का फिसाद, भयानक फिसाद, हाई स्कूल या किया जा सकता है। लेकिन तनखीद करने वाले तनखीरें करते हैं, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं। अरे भाई, आप बताओ कि जो लोग आज तनखीद कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? अरे आज अगर मजलिस पे तनखीद भी कर रहे हैं तो ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, वो सालार मिल्लत और उनके साथ काम करने वाले उस वक्त के मजलिस के सिपाहियों का, जूतियों का तुफैल है कि आज मजलिस पे तनखीद करने के मौका है। अगर फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत और उनके साथ उनके साथियां और हैदराबाद के वो गयूर बुजुर्ग अगर मजलिस को जिंदा नहीं करते, मजलिस का अहिया नहीं करते, तो फिर आज तनखीद किस पे करते? आज लोग बोलेंगे मजलिस अच्छी है या बुरी है, कुछ अच्छा किया, बुरा किया, कम किया, ज्यादा किया, ये किया, वो किया, ऐसा करना था, वैसा करना था। अरे अगर मजलिस अगर नहीं रहती तो फिर किसको बोलते कि ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया? अरे मजलिस को जिंदा किया बोल के तो बोल रहे ना। वैसी ही बात जैसी अगर किसी के घर में आम का दरख्त है तो आजकल आम का मौसम है, कैरियां लगे हैं। नौजवान जब हम भी थे तो देखते थे झाड़ पे कैरियां हैं, मुंह में पानी आता था, झट से पत्थर उठाते थे, एक लगा फेंकते थे, कैरी गिर गई तो खुशी खुशी लेके भागते थे, नहीं तो घर में से आवाज आती थी, कौन है रे मारा है, पकड़ो इसको। बोलते अरे मेरे भाई, मैं बताना यही चाहता हूं, अगर आज मजलिस पे लोग तनखीद कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि मजलिस पर फलावर दरख्त है, इसलिए पत्थर मार रहे हैं। पत्थर नहीं है तो कोई नहीं, अगर उस पर फल नहीं है तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। कोई दीवाना ही होगा जिस दरख्त पे फल नहीं उस पर पत्थर मारे। तो हमने कभी भी तनखीदों की परवाह नहीं की, इल्जामों की परवाह नहीं की, अपने काम पर तवज्जो दिया और काम करते गए और हमारा काम हमको आगे बढ़ाता रहा और हम अपने काम के जरिए अवाम के दिल को जीतते गए। आज तालीम के मैदान में आप बताइए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग कॉलेज, कितने कॉलेजेस हैं। फिर सेहत के मैदान में ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, दारुस्सलाम को हासिल किया तो एक बीच में छोटे से हिस्से पे सियासी दफ्तर है और दारुस्सलाम के अतराफ में क्या है? तालीमी इदारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, फार्मा डी कॉलेज है, बैंक है, दफ्तर तो इतना है। आज दारुस्सलाम हमारे सियासी मरकज का दफ्तर नहीं है, बल्कि दारुस्सलाम तालीम का मरकज बन गया और तालीमी इदारों से भर गया।
बताइए, असरा हॉस्पिटल आज से 5 बरस पहले 150 बिस्तर का था, आज 1200 बिस्तर का दवाखाना है असरा हॉस्पिटल। 10 रुपये में दुनिया में कोई दवाखाने में डॉक्टर देखता है? नहीं देखता मेरे भाई। लेकिन असरा में 10 रुपये के कार्ड में 1 महीने में 4 मरतबा आके दिखा सकते हैं। 500 रुपये में डायलिसिस दुनिया में कहीं होता है क्या बताओ? सीटी स्कैन पूरा 500 रुपये में, एमआरआई 3500 में, सीटी स्कैन 4500 से 5000 के अंदर, अपने एंजियोग्राम 4.5 से 5000 के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी 800 रुपये में, सिजेरियन 2000 चिल्लर में। और असरा दवाखाने से दवा खरीदो और बाहर से खरीद के देख लो, बाहर अगर 1 रुपया, अगर 130 रुपये में अगर कोई दवा है या 100 रुपये में बाहर अगर दवा है, तो असरा से खरीद लो, वही दवा 70 रुपये में मिलती है। अरे इतना सब कुछ। डायलिसिस का डायलिसर जो होता, पाइप होते हैं, बाहर खरीदो 2000 में है, अगर डिस्काउंट में लेते हैं तो 1600, 1500 में, 1200 में देते हैं। असरा में कितने में? सिर्फ 650 रुपये में। अरे आप बताइए, वेंटिलेटर इंसान को मसनवी तौर से उसके जिस्म के अज़ा को चलाते हैं वेंटिलेटर डालकर, जो मैं भी वेंटिलेटर पे था 5 दिन तक। वेंटिलेटर चार्जेस दूसरे दवाखानों में दिन के 15,000, असरा में 3500 रुपये। और असरा ओवैसी में सिर्फ 10% की कमी है। 10% असरा कम है, असरा से 10% ओवैसी ज्यादा। लेकिन बदनाम लोग बोलते क्या करें? अरे मेरे भाई, हमने काम किया है। आज माइनॉरिटी का बजट असेंबली में देखो, 1026 करोड़ का बजट। मैं फ्लोर लीडर बने वक्त 32 करोड़ था, आज 1000 से जायद। कैसे हुआ? 290 करोड़ सालाना फीस रियम्बर्समेंट होती है। आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ, आर्किटेक्ट, फार्मेसी, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या दूसरे कोर्सेस करने वाले गरीब की फीस हुकूमत अदा करती है। किसका कारनामा है? मजलिस का कारनामा। अरे आप बताइए, मैं राजस्थान गया था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से गरीब बच्चियों की शादी के लिए राजस्थान में 20,000 रुपये दे रहे थे। मैं आकर यहां असेंबली में बोला और बजट में उसको डलवाया कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ इमदाद देनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक एक को नहीं देंगे, इज्तिमाई शादियों में देंगे। 6 करोड़ रुपया इज्तिमाई शादियों के लिए। अरे इसके अलावा भी मक्का मस्जिद के धमाकों में बेकसूर गिरफ्तार मुसलमान बच्चों की आवाज किसने उठाई असेंबली में? कैसा हम बोले? हर एक चीज सामने रखी असेंबली में। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों से माफी मांगी, उन बच्चों से माफी मांगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया और बच्चों को कारोबार पे लगने के लिए इमदाद की थी। बताइए, क्या यह काम कहीं और होता है? 4% रिजर्वेशन तालीम में, रोजगार में। क्या महाराष्ट्र में है मुसलमानों को रिजर्वेशन? क्या कर्नाटक में? क्या आसाम में है? क्या राजस्थान में है? कहीं पर नहीं, लेकिन यहां है। तो क्यों है? इस वजह से कि आपका इत्तेहाद है, जमात है, हम हैं, इसलिए है। अरे आप और करो मेरे भाई। अकबर ओवैसी तो आप हर वक्त अकबर ओवैसी की फर तकरीर सुनते हैं।
लेकिन आज जरा तेज नहीं कर रहा हूं, जरा अलग तकरीर कर रहा हूं बताने के लिए कि हमने क्या काम किया। अरे आज इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते उन्होंने क्या किया मैं पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं किया। ये बाबा नगर बसा दिए, जेब भर लिए और चले गए। और उसके बाद से मैं एमएलए बनने से पहले से बाबा नगर के घरों को बचाने का मुकदमा लड़ रहा हूं, तो आज तक भी लड़ रहा हूं यहां के घरों को बचाने का मुकदमा। यहां पे आसिफ साहब नहीं है अभी, यहां पर डिफेंस सालार के घर में रहते थे जाके, जब डिफेंस वाले 100 मीटर्स का एक मुकदमा, फिर 36 एकड़ का अलग मुकदमा, फिर और एक मुकदमा। अरे कितने मुकदमे लड़े। पहले मेहदीपट्टनम में दुर्गा प्रसाद वकील, फिर उनके बाद वो जलील साहब थे, जलील अहमद साहब। अरे मैं एमएलए भी नहीं था, गए 100 महीने में भी एक पेशी हुई यहां के 4000 घरों की। क्या मालूम है हाफिज बाबा नगर वालों, आपको मालूम है आपके 4000 घरों के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर आया और जज ने मुंह जबानी रिमार्क किया और कहा कि अगर पुलिस नहीं है तो फौज के खिदमात लो और 4000 घरों को तोड़ दो। क्या गलत है मेरी बात? सब घर टूट जाते थे, पूरे घर टूट जाते थे। मैं वकीलों को जाकर मिलकर हाई कोर्ट में ठहर कर, हाई कोर्ट से स्टे लाकर और उसके बाद इन सब लोगों को एक बड़े वकील से मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट का वकील एक वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक केस को लेता है और अगर जज के पास हाजिर होता है तो एक एक पेशी को 10-10 लाख रुपया लेता है। मेरे अटैक से पहले, मुझ पर हमला होने से पहले 8 दिन पहले इन लोगों को वकीलों से मिलाया कि जाओ ये मुकदमा देखो, गरीब बेघर हो जाएगा। अपने मेहनत पसीने की पूंजी लगाकर घर बनाए हैं ये लोग। और अल्लाह जानता है, जैसे ही उतने हमले में जख्मी था, होश आया, जब बाबा नगर वाले मिलने आए तो सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेरे हमले, मेरी बीमारी में उस मसले पर से तवज्जो हटा दिए? ऐसा नहीं करना, नहीं तो गरीब परेशान हो जाएंगे। अरे 4000 घर कोई मामूली है बताओ? अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, अपने बाग को तो महफूज रख लिए और ये गरीबों के घरों को खतरे में डाल दिए। ये क़यादत, ये है खिदमत। अरे जब ये बस्ती को बसाए तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं छोड़े। सही कह रहा हूं गलत? क्या आप लोग खेलने कूदने को ग्राउंड है? अरे जमीनात प्लाट बना के 80-80, 100-100 गज के बेच दिए। एक स्कूल के वास्ते भी प्लाट नहीं रखे। क्या रखे थे? क्या एक छोटे से दवाखाने को छोड़े यहां पे बनाने को एक प्लाट? पूरी जमीन बेच दिए। वो भी गवर्नमेंट से बनी हो ना, स्कूल को जमीन छोड़े, ना बच्चों को खेलने को जमीन छोड़े, ना बीमारों के वास्ते एक दवाखाने को जमीन छोड़े। जमीन छोड़े तो अपनी औलाद के लिए और अपने खुद के टहलने के वास्ते, बाग और चमन के वास्ते जरूर जमीन छोड़े। अरे आज
जब मैं एमएलए बना, बाबा नगर में एक भी मदरसा नहीं था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और आज मुझसे पहले मुमताज ने पूरी तफसील आपके सामने बयान की कि आज तबेरा डूंगरपुर का स्कूल कितना बड़ा, आज बाबा नगर के गरीबों के इलाज के लिए दवाखाना यहां पर है, खवातीन के तालीम के लिए लेडीज सेंटर यहां मौजूद है, रोजगार पे लगाने के मौके फराम करने के कोर्सेज यहां मौजूद हैं। और फिर उसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी अपने पैसों से हाफिज बाबा नगर में 7 मंजिलों पूरे बाबा नगर की सबसे बुलंद इमारत बना रहा है गरीब बच्चों के तालीम के लिए। आज मस्जिद में नीचे हमारा मदरसा चल रहा है बाबा नगर में, मदरसे में वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे इस मदरसे में आएंगे बड़ी बिल्डिंग में। अरे मेरी तो ख्वाहिश है, हक कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि इतने बड़े बाबा नगर में एक मदरसा काफी नहीं है हमारे गरीब बच्चों के तालीम के लिए, और एक मदरसा होना है। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह अगर मुझे दौलत देगा तो और एक मदरसा भी बनाऊंगा। उस मदरसे में बच्चों को फ्री तालीम, फ्री ड्रेस, फ्री किताब, उसके अलावा खवातीन के लिए प्रोग्राम, बच्चियों के लिए प्रोग्राम, मेहंदी डिजाइनिंग, कारचौक, कपड़े सीने का, पर्दे सीने का, सोफे सीने का, लड़कों के लिए प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, टेलीफोन मोबाइल रिपेयर, और औरतों को घरों में बैठकर कारोबार करने के लिए अगरबत्तियां बनाना सिखाएंगे, पापड़ बनाना सिखाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर बनाना सिखाएंगे, साबुन बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरी मां बेपर्दा होकर घरों से ना निकले, घरों में बैठकर ये काम करे। और आज मैं ढूंढ रहा हूं और एक 1000-2000 गज जमीन बाबा नगर में, किसके लिए? बाबा नगर की मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जो अच्छी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तड़प रखते हैं, उनके घर वाले उनको दूर पढ़ना भेजना नहीं चाहते, इजाजत नहीं देते, उन बच्चियों के लिए जूनियर कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज बनाना मेरा ख्वाब है, इंशाअल्लाह बनाऊंगा वो भी। मोगलपुरे में मैंने 1200 गज जमीन खरीदी है, किसके लिए? बच्चियों के लिए जूनियर वो डिग्री कॉलेज के अलावा वुमेन काउंसलिंग सेंटर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, वुमेन गाइडेंस सेंटर। अगर कोई शौहर अगर बीवी को छोड़ दे तो वो मेरी बहन दर दर की ठोकर खाना नहीं पड़ेगा, कानूनी इमदाद का इंतजाम अकबर ओवैसी कराएगा और उसको रोजगार पर भी लगाएगा। 5-10 साल तक अकबर ओवैसी की फिक्र, अकबर ओवैसी की नजर, अकबर ओवैसी का ख्वाब, अकबर ओवैसी का हर काम चंद्रायन गुट्टे की खवातीन के लिए ज्यादा होगा। अरे आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं किसी भी लड़की को ये खराब है, ये बदचलन है, ये ऐसी है वैसी है। अरे पेट की प्यास, पेट की तड़प और पेट की भूख गलत रास्ते पर ले जाती है। अगर घर की मजबूरियां ना हो तो मेरी कोई बहन गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अरे लोगों को बोलना आसान है। आज अखबार में आया कि ओमान से आदमी आया और 2-2 बच्चियों से शादी किया, 14 साल 16 साल।
अरे वो पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई, रो रहा था मैं, और उस बच्ची में मुझे अपनी बच्ची नजर आ रही थी, अपनी बेटी नजर आ रही थी। अरे लोगों को अखबार की वो न्यूज, वो मसाला अच्छा दिखता है, लेकिन किस घर की क्या मजबूरी है, क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, जिसकी वजह से मां बेटी का उस बूढ़े से निकाह करने पर मजबूर हुई। मां बाप वो मजबूर हुआ, वो वही घर वाले जानते हैं, वो अल्लाह जानता है। ऐसे मजबूर, बेसहारा, गरीब मेरी बहनों के सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब अकबरुद्दीन ओवैसी देख रहा है और जरूर करेगा उसको। मैंने जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, सदर मजलिस से कहा कि भाई सदर साहब, हम सब काम करें, उर्दू मीडियम को बस्ते देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, एक और काम आप करिए जमात की तरफ से। तो सदर साहब ने मुझसे पूछा क्या करना मियां? मैंने कहा चारों तरफ से घूम के फिर के और मैं अपनी तरफ से चारों तरफ से पैसा जमा करके लाऊंगा। 5 करोड़ रुपया हम सालार के नाम से फिक्स डिपॉजिट करेंगे और उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा सालाना या हर 3 महीनों को कम से कम 100 गरीब यतीम बच्चियों की शादी का इंतजाम मजलिस के जानिब से हम करेंगे। आज इंशाअल्लाह इस इंतखाबात के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी तो 15 बरस में हजारों बच्चियों की शादियां करवाया। मेरा मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे रसूल अल्लाह जानते हैं। वो गरीब का नाम मेरे सीने में है। मैं मर जाऊंगा, खबर में चला जाऊंगा, लेकिन जिस घर की बच्ची की शादी में मैंने ताउन किया, मदद की है, उसका नाम अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं उस गरीब की उस इज्जत को बाजारों में अपने सियासत या अपने सियासी दुकान को चमकाने के लिए लाकर उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता। क्या बाबा नगर के सीरत कमेटी जो शादियां कराती थी, क्या हर साल मैंने 5-5 लाख रुपए नहीं दिया? चलो बाबा नगर के बच्चियों की शादी कराओ। क्या बाबा नगर की कई मसाजिदों को रमजान में अपनी तरफ से ताउन नहीं किया? अरे लोग एमएलए बनते हैं अपने हलके को, अपने हलके की आवाम को लूटने के लिए, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी इस चंद्रायन गुट्टे की आवाम और इनके मोहब्बत के सामने लूटने के लिए एमएलए बना है। आज बाबा नगर में मदरसा, जमाल कॉलोनी में मदरसा, फूलबाग में मदरसा, तालाब कट्टे में मदरसा और छोटे ब्रिज स्कूल्स 25 हैं। छोटे छोटे ब्रिज स्कूल्स 3.5 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को तालीम दी जाती है। अरे हमारा काम है भाई, 5,500 चंद्रायन गुट्टे के बच्चे अकबरुद्दीन ओवैसी के मदरसों में ज़ैर तालीम है। क्या यह कारनामा नहीं है मेरे भाई? अरे मैंने एक ऐसे कोर्स को डिजाइन किया है कि मेरे मदरसे में जो बच्चा दाखिला ले लेगा, 10th पास होगा तो कुरान खत्म करेगा, तर्जुमे से कुरान भी खत्म करेगा, बुखारी शरीफ की हदीस भी खत्म करेगा, बिहार शरीफ की हदीस भी खत्म करेगा, छोटे मोटे जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल से वक्फियत होगी, दुआएं भी होगी और तारीख इस्लाम को भी खत्म करके 10th का सर्टिफिकेट लेकर मेरे मदरसे से बच्चा निकलेगा। अरे ये काम है,
ये काम है जो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुखालिफीन ने क्या काम किया। मेरे भाई, सुनने वालों को तकरीर अच्छी दिखती है, लेकिन तकरीर आसान नहीं होती। अरे ये पेट दर्द होता है। अरे जख्मी होने से पहले की बात अलग थी। अरे मैं इस हाफिज बाबा नगर के मुकाम पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी के सख्त तरीन दिन गुजरे हैं ये 5 बरस, ये 3 बरस, मैं 2 बरस तो बिस्तर में था, फिर जेल में था। अरे किस दरिंदगी से मुझे मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा क्या कसूर था, क्यों मारा गया मुझे? अरे सिर्फ यही कि बल्लागुड़े में 30 एकड़ सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर मैं गरीबों के लिए घर बनाना चाहता था हुकूमत की हाउसिंग स्कीम के जरिए, और 25-30 हजार गरीबों को जिनके सर पर छत नहीं है, किराए के घर में किराया दे देकर तड़पते महीने के खत्म पर उनको जाती घर देना चाहता था, छत देना चाहता था। यही कसूर था मेरा, और क्या था मेरे भाई? क्या मैं अपनी जात के लिए लड़ा? लोग कहते हैं जाति झगड़ा, मेरा कोई जाति झगड़ा नहीं। क्या जाति झगड़ा? झूठे बातें, इल्जामात। मैं मारने गया, अरे मैं गाड़ी में बैठकर जा रहा था, एक औरत को सामने भेजा, वो औरत रो रही थी, मैं रुका। क्या है अम्मा, फरियाद सुना? बोली मेरी बच्ची की शादी है, आप कल आ जाओ, मैं देता हूं। और उसके बाद जितने पैसे जेब में थे निकाल के उस बुरखे वाली बूढ़ी औरत को दे दिया। कहा कि अम्मा इतने ही हैं, आप फिर मिलो, फिर दूंगा। वो औरत चली गई, गाड़ी आगे बढ़ी और सीधे आते हैं, इस हाथ पे मारते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 3 गोलियां। ये हाथ पे तो 40 मरतबा इस हाथ से दिफा करता रहा। इस सीट से उस तरफ आ गया, उस तरफ से जिप्सी के नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो ऐसे गोलियां मारे और गोलियां मारकर मेरे ऊपर बैठ गए, एक छाते पर, पेट पर बैठ के खच 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 मुसलसल 50 से 60 मरतबा मारते गए, मारते गए, और यही बोलते रहे कि थोड़ी देर में तेरी गर्दन निकालना है और तेरी मुंडी पकड़कर हम बारकस को जाएंगे। अरे बताओ, अरे मारते गए, ये पूरा पेट फट गया। गोलियां थी, क्रिकेट बैट से मारते गए, पेट में मारते गए, पैरों पे मारते गए, सर पे मारते गए, और क्रिकेट बैट का हैंडल पलटाकर मेरे पेट में जिस तरीके से स्क्रू से टाइट किया जाता है वैसा पेट में डाल के फिराते गए, फिराते गए, फिराते गए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहता रहा। अरे ये जालिमों ने इतना जुल्म किया, और इन जालिमों का किस पार्टी से ताल्लुक है? मजलिस बचाओ तहरीक से। इनका ताल्लुक उस जमात से है। आप बताओ, मुझ पर हमला करने के बाद क्या ये पूरे तहरीक के कायदीन मेरे हमलावरों के साथ नहीं थे खड़े हुए? क्या दवाखाने में उनके साथ नहीं थे? क्या उनकी मदद नहीं करे? क्या आज उनका मुकदमा यहां के उम्मीदवार का भाई नहीं लड़ रहा है? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं आपका बेटा नहीं? नौजवानों, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? मेरी मां से पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपका बेटा नहीं? अरे आपके बेटे का खून बाजार में गिराया, दरिंदों की तरह मारा, पीटा और मेरे जिस्म को छन्नी कर दिया। आप क्या इन लोगों को वोट देंगे? मेरे कातिलों को वोट देंगे? मेरे औलाद को यतीम करने वालों को वोट देंगे? मेरी मां के कोख को
परिंदों को इख्तियार नहीं है तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है इनकी। खुदा ना खास्ता इख्तियार मिल जाए, नहीं मालूम क्या क्या करेंगे ये लोग। अरे आज ये तकलीफ से तो गुजरा, मेरे गुर्दे खराब, गोली लग के फट गए, मेरे अंतड़ियां फट गए, फसली टूट के अब ऐसी है, लटक रही है, इधर गोली है, इधर नहीं पलट सकता, इधर दर्द होता है, इधर पलटता हो तो इधर दर्द होता है, सीधा उठना चाहो तो उठ नहीं सकता हो, चलना चाहो तो बड़ी दूर तक चल भी नहीं सकता। और फिर ये लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी अपाहिज हो गया। अरे अपाहिज नहीं हो, अरे इस आवाम की मोहब्बत मुझे 18 साल के नौजवान की तरह जवान कर दी है। कहते हैं कि यह हाथ माजूर हो गया, अरे इस हाथ को छोड़ दो, आज इस हाथ में ऐसी ताकत है कि तुम्हारे गिरेबान को पकड़कर तुमको चित कर सकता हूं, इस हाथ से इतनी ताकत। अरे आज सिर्फ मिल्लत में इंतशार, मेरी बात को याद रखो मेरे भाई, मैं यहां पैक, यहां पैक, यहां पैक, यहां पैक, 11 पैक थे मेरे को लगे हुए। सिर्फ साल भर ऐसे लेटा था, न इधर न इधर, फुंसियां आ गए, पैर में भी फुंसियां, कैसी तकलीफ मेरे भाई। अरे उन सब के बाद फिर जालिमों ने अपने जुल्म का सिलसिला जारी रखा। 40 दिन के लिए आदिलाबाद की जेल में डाला। जेल में क्यों गया? अपने लिए गया, अपनी जात के लिए गया। अरे इतनी तकलीफ में गया, जेल में पानी नहीं दिए पीने, खाना नहीं दिए, सर्दी में ओढ़ने को चद्दर सिर्फ एक ही दिए, बोले कि या तो बिछा लो या तो ओढ़ लो। अरे खातिलों के साथ, जालिमों के साथ जेल में वो सलूक नहीं होता जो सलूक मेरे साथ किया इन दरिंदों ने। कैसा आपको क्या बताऊं, अकेले डाल दिए। अरे पढ़ने को अखबार दो तो मजलिस की जो खबर है अखबार काट के देते थे, मेरी तस्वीर भी नहीं उसमें, दुआएं हो रही है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाँ ऐसा बोले वैसा बोले। पुलिस क्या पूछी मुझे मालूम आपको? बार बार एक ही बात पूछती थी, अकबर साहब मोदी को ऐसा क्यों बोले? आप गौर करो, मोदी से इनका क्या रिश्ता? इनका सगा है, वक्त कम है, मगर कहूंगा कि पुलिस वालों का दूल्हे भाई कौन है भाई? अरे हम डरने घबराने वालों में से नहीं हैं। अरे आज थोड़ा सा हम क्या बोले, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। इतने बरस से तुम बोलते थे और हम सुनते थे, तुम काटते थे हम कटते थे, तुम जलाते थे हम जलते थे, तुम लूटते थे हम लूटते थे, हमारी इस्मत को बाजारों में नीलाम किया, हम खामोश रहे, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, हम खामोश रहे, हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया, हम खामोश रहे। इसलिए तो कहता हूं ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हजल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लोग बोलते मजलिस क्या करी क्या करी, अरे मजलिस बता दी, सुनने का टाइम गया, सुनाने का वक्त चालू हुआ। वो बोलते थे हम सुनते थे, हैदराबाद से चंद्रायन गुट्टा की आवाम का लीडर ने कहा खामोश, अब बहुत हो चुका, अब हम बोलेंगे तुम सुनना पड़ेगा। आज आप देखो मेरी तकरीर पे तनकीद,
मैं ना बोलता था कि ये लोग कहते हैं कि हमको चले जाओ चले जाओ, फिर मैं क्या बोलता था, जाना क्यों जाना, सुने ना, वक्त नहीं है। आज बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं गिरिराज, कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वाला पाकिस्तान चले जाए। सही, अब मैं नहीं बोल सकता, आप बोले शुक्रिया। यही है भाई आपकी जबान, आपका गुस्सा, आपके जज्बात, आपकी आवाज अकबरुद्दीन वैसी बनता है तो इनको बुरा दिखता है। एक बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ, दूसरा बोल रहा क्या नाम, अरे कैसे कैसे की नाम आया मेरी जबान पे, क्या नाम, भोगाड़िया, भगोड़िया, अरे जो भी नाम है, जो भी है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं की बस्तियों में घर न दें। क्या है मेरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि वोट देने के हक से महरूम कर दो, इख्तियार पे नहीं आए तो ये रविश है। अमित शाह कहता है कि इंतखाम, अरे क्या बयान है, हम कुछ बोले तो हमको 40 दिन की जेल। अब मेरे को भी देखना है कितने दिन की जेल डालते, ये क्या क्या नामा है वालों को, आज तक नहीं पकड़े। अरे मेरे भाई याद रखो, आज ये मुल्क इंतहाई नाजुक वक्त से गुजर रहा है, और आज सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क को अगर है तो वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से है। इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को है, इस मुल्क के पिछड़े हुए तबकात को है, और इस मुल्क के मुसलमानों पर है। आज आपको बेदार होना पड़ेगा। अकबर ओवैसी क्या करा बोलते, बाबा नगर से निकलो, बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, अगर कोई पूछे, सिर्फ आप जब बोलेंगे कि मैं हैदराबाद से हूं, तो पलट के क्या बोलते मालूम, वही हैदराबाद, वो अकबर ओवैसी। सही है गलत है, बताओ मेरे भाई। आज हिंदुस्तान में अगर किसी आवाज से इनकी, नहीं बोलूंगा, अगर इनकी, अगर आज इनको डर है, खौफ है, नींद में से हड़बड़ा के उड़ जाते ना, तो वो नाम अकबर ओवैसी है। अगर नहीं है तो जाने दो ना बंबई, जाने दो ना गुजरात, जाने दो ना यूपी। नहीं मत जाओ, अकबर साहब इजाजत नहीं है। कब तक रोकेंगे देखेंगे, तुम्हारे रोकने में दम है या मेरे जाने में दम है, वो भी देखेंगे। बहरहाल बहुत कुछ कहना है। शौचालय बनाने वाले ये नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना है। कहता है शौचालय, हमाम, पैखाना, वो गिलासत कर रहे, और फिर वो शौचालय जो बनाएगा मोदी, जब भर जाएंगे तो साफ करने वाले होना ना। तो 5 बरस में 2 महीने बाप की शेरवानी झटक के निकलने वाले, एक भाई बकेट, दूसरा भाई झाड़ू ले लेगा, नरेंद्र मोदी के शौचालय साफ करेंगे। और आपका वोट पतंग को पड़ना है, पतंग को पड़ेगा ना। कल जलसा कहां है, अभी बहुत करना था, कल इख्तिताम करेंगे भाई। जरा तफसील से ये संघ परिवार का जरा चिट्टा पिट्टा खोलेंगे, जरा इनके बारे में बोलेंगे। कल ईदी बाजार कुमारवाड़ी को आइए, इंशाअल्लाह बकाया तकरीर वहां होगी। मगर आपसे कहूंगा कि बाबा नगर अकबर ओवैसी का दिल है, अकबर ओवैसी की जान है, अकबर ओवैसी की आवाज है, अकबर ओवैसी का घर है। यहां से मुझे
कुर्बानी हमारी है खुदा हाफ़िज़।